आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ये रिवीजन लेक्चर का लेक्चर 4 टॉपिक है ये। तो प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और हम स्वमत, इन 3 टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है? यहाँ पर हम थोड़ा सा परिभाषा पर चलते हैं। जब कर्ता, सब्जेक्ट, स्वयं काम न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है अथवा दूसरों से कार्य करवाता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कार्य खुद न करके दूसरों से करवाते हैं, तब हम उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। माँ बच्चों को खाना खिलाती है। यहाँ पर माँ क्या कर रही है? बच्चों को खाना खिला रही है। दूसरा, पिताजी चाचा जी से राजू को पत्र लिखवाते हैं। पिताजी चाचा जी से किसको? राजू को पत्र लिखवाते हैं। यहाँ कर्ता, सब्जेक्ट माँ और पिताजी हैं। खाने और लिखने की क्रिया खुद ना करके दूसरों से करवा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 रूप होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा जो कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब किसी क्रिया के लिए एक कर्ता से प्रेरणा मिलती है, तब उस क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने राकेश को पत्र पढ़ाया। मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने राकेश को पत्र पढ़ाया। माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। माँ ने क्या किया? बच्चों को खाना खिलाया। तो ब्रैकेट में आपको जो ये पढ़ाना और लिखना, ये जो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं मेन एक्शन वर्ब अर्थात मूल रूप। दादी जी मनीष को कहानी सुनाती है। दादी क्या कर रही है? मनीष को कहानी सुना रही है। तो सुनाती प्रथम प्रेरणार्थक, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया करने में सहयोगी होता है और द्वितीय में क्या होता है? जब किसी क्रिया को पूरा करने के लिए 2 प्रेरणाएं होती हैं, तब उसे हम द्वितीय कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो ध्यान से। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? शिक्षक के द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलाती है। माँ खुद नहीं खिला रही है, माँ भी किसको दे रही है? नौकरानी को। फिर नौकरानी किसको खिला रही है? सुमन को। तो यहाँ पर 2 प्रेरणाएं होती हैं, इसीलिए इसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम में कैसे आएगा? आपको मूल क्रिया दी जाएगी, आपको प्रथम और द्वितीय में चेंज करना होगा। तो मूल क्रिया क्या है? यहाँ पे सुनना। आपको ऐसे उदाहरण में दिया गया है सामने कि सुनना अगर दिया है तो आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे चेंज करना है? तो सुनना का हो जाएगा सुनाना और द्वितीय में हो जाएगा सुनवाना। तो आप लोगों को याद करना है कि प्रथम में हमें आना लगाना होता है और द्वितीय में हमें वाना लगाना होता है। लिखना तो लिखाना, लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। प्रेरणार्थक रूप बनाते कैसे हैं? इसके 2 नियम हैं। तो पहला आना और लाना, दूसरा वाना और लवाना। अब लवाना वाला शब्द कौन सा है? कहना, कहलाना, कहलवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। मैं इस पे आपको उदाहरण दे रही हूँ कि अगर ये लाना और लवाना दिया है तो इसे कैसे जोड़ना है, क्योंकि आना वाना वाला तो हमने शब्द अभी देख लिया कि सुनना, सुनाना, सुनवाना, चलना, चलाना, चलवाना। लेकिन नहाना और कहलाना 2 ऐसे शब्द हैं जिसमें कैसे आपको प्रथम और द्वितीय में चेंज करना है। तो नहाना का हो जाएगा नहलाना और नहलवाना। कहना का क्या होगा? कहना, कहलाना, कहलवाना। अब यहाँ पे सामने जो ये चार्ट दी गई है, इसमें देखो जैसे कि बड़ी ई की मात्रा अगर दी जाएगी तो आपको चेंज करते समय उसे छोटी ई में परिवर्तन करना है। यदि आपने छोटी ई में नहीं किया तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ हाफ, मतलब 1 मार्क में से सिर्फ आपको आधे मार्क्स मिलेंगे।
तो जैसे आपको दिया जाएगा सीखना, तो आप क्या करोगे, सीखना का लिखोगे, सीखना, सिखाना, सिखवाना। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर भूलना, जिस जिस शब्द में स्पेलिंग चेंज हो रहा है वो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि सीखना में चेंज होगा, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाएगी। यहाँ पर भूलना बड़ी ऊ की मात्रा है, जब आप चेंज करोगे तो ये छोटी ऊ में हो जाएगा, तो भूलना का हो जाएगा भुलाना, भुलवाना। फिर उसके बाद आता है देना, ए की मात्रा चेंज करोगे तो बड़ी ई की बनेगी, कैसे, तो देना, दिलाना, दिलवाना। फिर लास्ट है रोना। ये जो 4 शब्द मैंने दिए हैं इसमें आपका स्पेलिंग चेंज होगा, ध्यान से देखिए। रोना ओ की मात्रा है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो छोटी ओ की मात्रा बन जाएगी, तो रोना का क्या हो जाएगा, रुलाना, रुलवाना। आप लोग अपने नोटबुक में सीखना फर्स्ट, दूसरा भूलना, तीसरा देना और चौथा रोना, ये 4 जो शब्द हैं ये आप कॉपी करके रखिए, क्योंकि इसी स्पेलिंग में परिवर्तन होता है। बाकी नीचे जो यहाँ पर दिया गया है कि छोटा अ, छोटी ई, छोटी ऊ और औ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जिसमें होता है वो मैंने आपको बता दिया। बड़ी ई में होता है, बड़ी ऊ में होता है, ए में होता है और ओ में होता है। तो ये जो 4 शब्द हैं ये आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब जितने मैंने अभी आपको शब्द दिए थे, किसमें परिवर्तन होता है किसमें नहीं होता है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं उस पर। जैसे यहाँ पर आपको दिया है उदाहरण पीना, अब बड़ी ई की मात्रा दी गई है, जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा, तो पीना बन जाएगा पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, जीना, जिलाना, जिलवाना। यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो रहा है। कूदना, अब बड़ी बड़ी यू की मात्रा दी गई है, तो जब हम इसे प्रथम और द्वितीय में चेंज करेंगे तो ये छोटी यू हो जाएगी, कैसे, कूदना का हो जाएगा कुदाना, कुदवाना, लूटना, लुटाना, लुटवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। वेरी गुड। देखना, ए की मात्रा कैसे चेंज होगा, तो देखना का हो जाएगा दिखाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना का देना, दिलाना, दिलवाना। यहाँ पर जो खेलना शब्द दिया है, अगर खाना शब्द दिया जाएगा तो भी हम खाना, खिलाना, खिलवाना ही लिखेंगे, और खेलना शब्द दिया जाएगा तो भी हम खेलना, खिलाना, खिलवाना लिखेंगे। मतलब आपका जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो दूर कर लीजिए कि खाना और खेलने, खेलना, ये जो 2 शब्द हैं इसे जब हम प्रथम और द्वितीय में चेंज करेंगे तो सेम ही बनेगा। खाना, खिलाना, खिलवाना और खेलना, खिलाना, खिलवाना दोनों का सेम ही शब्द बनेगा। बैठना, बिठाना, बिठवाना, यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हुआ है, यानी ए की मात्रा ई की मात्रा बन जाएगी, वो भी छोटी ई की मात्रा। तो बैठना, बिठाना, बिठवाना, तैरना, तैराना, तैरवाना, इसमें चेंज नहीं होगा, फैलना में नहीं होगा, सिर्फ बैठना में चेंज होगा, क्योंकि हम बैठना, बैठाना, बैठवाना कभी नहीं बोलते हैं, हम बिठाना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होगा। मोड़ना का ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊ की मात्रा, तो मोड़ना, मुड़ाना, मुड़वाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना और तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। ये थे जो मैंने आपको शब्द दिए जिसमें स्पेलिंग चेंज होता है। अब आपके सामने यहाँ पर मूल क्रिया में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और आपको प्रथम और द्वितीय में कैसे चेंज किया गया है वो भी दिखाया है। तो एग्जाम में आपको बेटा मूल क्रिया दी जाएगी, आपको प्रथम और द्वितीय में उसे चेंज करना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है दौड़ना, तो दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। बेचना में स्पेलिंग चेंज होगा, बेचना, बिकाना, बिकवाना। बोलना में स्पेलिंग चेंज होगा, बुलाना, बुलवाना। काटना का काटना, कटाना, कटवाना। पीसना में स्पेलिंग चेंज होगा, पीसना, पिसाना, पिसवाना। उठना, उठाना, उठवाना। करना, कराना, करवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। तो ये था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, स्पेलिंग पर ध्यान देना।
जिसमें परिवर्तन होता है वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आप स्पेलिंग में चेंजेस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको 0 भी मिल सकता है। यानी जैसे कि आपने पीसना में स्पेलिंग चेंज नहीं करते हो, आप पीसना में बड़ी ही मात्रा से अगर शब्द बनाते हो तो कभी-कभी आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं और कभी-कभी वो 0 भी मिल जाते हैं। तो वो पेपर चेक करने वाले के ऊपर है कि वो खुश होकर हाफ दे भी सकता है, नहीं तो आपको 0 मिलेगा। प्लीज स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। अपना सेकंड टॉपिक है सहायक क्रिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले टॉपिक सहायक क्रिया पर। सहायक क्रिया आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसकी पहचान क्या है? तो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही आती है। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है राम गिर गया। यहाँ पर हमें 2 क्रिया मिल रही है। पहली है गिर, यानी गिर का मुख्य क्रिया गिरना, मेन एक्शन वर्ब, और गया का जाना। अब गिर का मेन एक्शन वर्ब मूल रूप गिरना है और गया का जाना है। तो हमें क्या ढूंढना है? सहायक क्रिया, क्योंकि हमें जो यहाँ पर मुख्य क्रिया के बाद की क्रिया ढूंढना है वो सहायक क्रिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो गया का जाना होगा। दूसरा यहाँ पर अगर उदाहरण दिया है बच्चा रोने लगा, तो वाक्य में हमें 2 क्रिया मिल रही है। तो रोने का रोना मुख्य क्रिया है और लगा का लगना सहायक क्रिया है। तीसरा उदाहरण रमा चली आई। यहाँ पर चली मुख्य क्रिया और आई सहायक क्रिया। तो देखो हमने जो पहचान में पढ़ा कि वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो हमें जब सेंटेंस में से ढूंढना है तो सिर्फ सहायक क्रिया ढूंढना है, आपको मेन एक्शन वर्ब में चेंज करना है। आई का हो जाएगा आना, ब्रैकेट में सहायक क्रिया। आपको मुख्य क्रिया का कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर आगे लिखा है कि वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी पाई जाती है। यानी एक सेंटेंस में मुख्य क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया है वो जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, परंतु पहली सहायक क्रिया को ही उत्तर के रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण है राम पढ़ने लगा है। यहाँ पर पढ़ने मुख्य क्रिया, लगा सहायक क्रिया, है सहायक क्रिया। लेकिन जब हम उत्तर के रूप में लिखेंगे तो कौन सा होगा? मुख्य क्रिया के बाद कौन सा शब्द है? लगा। तो लगा का हो जाएगा लगना और ब्रैकेट में सहायक क्रिया। एक और उदाहरण है आगे, बच्चा खेलने जा रहा था। यहाँ पर आपको 4 क्रिया दी गई है। खेलने मुख्य क्रिया, जा सहायक क्रिया, रहा सहायक क्रिया और था सहायक क्रिया। लेकिन उत्तर कौन सा होगा? तो मुख्य क्रिया के बाद वाला जो शब्द है वही हमारा उत्तर है। बाकी इसके आगे कितनी भी क्रियाएं आए हम वो नहीं लिखेंगे उत्तर में। तो जा का मेन एक्शन वर्ब हो जाएगा जाना। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और हमें यहाँ पर ढूंढना है कि सहायक क्रिया कौन सा है। लेकिन जैसे यहाँ पर आपको ये ब्लू लाइन में दिया है बनाए जाते हैं, ऐसा एग्जाम में आपको कुछ चेंज करके नहीं मिलेगा। आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपको पहचानना है। पलाश की लकड़ी से यज्ञ में काम आने वाले पात्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस में हमें लास्ट में 3 क्रिया मिली है। हमें वैसे भी सहायक क्रिया ढूंढनी है, तो हम सबसे पहले मुख्य क्रिया ढूंढेंगे। तो जो बनाए हैं वो मुख्य क्रिया है, उसकी बाद की क्रिया जाते हैं, जाते का मेन एक्शन वर्ब जाना हो जाएगा, ब्रैकेट में सहायक क्रिया लिखना है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया है, उदाहरण नहीं सेंटेंस दिया है, पलाश भारत के साथ ही बर्मा और श्रीलंका में पाया जाता है। हमें 3 क्रिया मिली। हमारा जो सहायक क्रिया वो है जाता, जाता का जाना, ब्रैकेट में सहायक क्रिया। अब मैं आपको कुछ बाहर के सेंटेंस देती हूँ और आप मुझे बताइए कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, उन्होंने पौधे को अपने सिरहाने लगा दिया। लास्ट में आपको क्रिया मिलेगी, तो लगा का लगना हो जाएगा और दिया का देना हो जाएगा। वैसे ही
दूसरा, हमने बहाना सोच लिया। हमने बहाना सोच लिया। तो यहाँ पर सोच और लिया दो हमें क्रिया मिली, तो सोच ये मुख्य क्रिया है और लिया जो है वो सहायक क्रिया है, तो लिया का हो जाएगा लेना। तीसरा, कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए, तो बिता मुख्य क्रिया, आए सहायक क्रिया। हम क्या करेंगे, आए का आना ब्रैकेट में सहायक क्रिया। नेक्स्ट लास्ट आपका सेंटेंस है, इनके रुमाल बना दो। इनके रुमाल बना दो, तो बना और दो, हमें यहाँ पर दो क्रिया मिली, तो बना का ये जो मुख्य क्रिया है उसके बाद की क्रिया दो है, दो का देना। ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में कुछ 10 सेंटेंस दिए गए हैं और आपको सहायक क्रिया ढूंढना है। वो 10 सेंटेंस आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि उसमें सहायक क्रिया कौन सा है। पहला सेंटेंस है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। ये जो मैं आपको वाक्य दी हूँ ये आपके ही टेक्स्ट बुक से दी हूँ, जो आपको ग्रामर में सॉल्व करना है। तो करना पड़ा, लास्ट में आपको दो क्रिया दी गई हैं, तो पड़ा का पढ़ना हो जाएगा ब्रैकेट में सहायक क्रिया। माता पिता का यह रंग देखते ही वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। सताया का सताना और करते का करना, लेकिन सताया हमारी मुख्य क्रिया है और करते का करना सहायक क्रिया है। थर्ड, उसकी ननद रूठ गई, तो रूठ का रूठना और गई का जाना। सहायक क्रिया में गई का जाना ब्रैकेट में सहायक क्रिया। ऐसे ही आपको और भी सेंटेंस दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई अगर डाउट है तो आप हमसे पूछिए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक था आज का वो था स्वमत। तो हम चलते हैं कि स्वमत को किस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए। अब आपकी परीक्षा में आप स्वमत कैसे लिखते हो? तो देखो 10th में आपको स्वमत 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क के लिए। अब आप स्वमत जब लिखना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, आपके खुद के विचार, खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अनुभव अपने शब्दों में आप व्यक्त करते हो। स्व मतलब स्वयं, मत मतलब विचार होते हैं। अब उत्तर को बड़ा करने के लिए, जैसे आप पैराग्राफ को बड़ा करने के लिए करते क्या हो, बार बार लाइन को रिपीट करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो आप ऐसा करते हो कि जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वही आप लाइन को बार बार लिखने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि आपका जो ये पैराग्राफ है ये बड़ा बन जाएगा, जबकि आपको खुद के विचार लिखने होते हैं। वहां पर आप अपने अनुभव को लिखते हो। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो ना चीजों को। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपने एक्सपीरियंस को वहां पर नहीं शेयर कर रहे हो। तो स्व मतलब आपके विचार है, मत मतलब आपके विचार है, स्वयं के विचार है और वहां पर आपको प्रस्तुत करना है। ध्यान क्या देना है कि प्रश्न को सबसे पहले आप पढ़ो, यानी जो भी आपको स्वमत दिया गया है, पर्सनल रिस्पॉन्स दिया गया है, उसको आप पहले ध्यान से पढ़ो, फिर उत्तर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो और जितना हो सके उतना सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करो, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि जब आप लिखो तो उसमें कैंसलेशन ना हो। और जितना हो सके आसान शब्द का प्रयोग करो। भाषा की शैली पर, लिखावट पर थोड़ा सा ध्यान दो। 7 से 8 वाक्यों में लिखने की कोशिश करो। कितने? 7 से 8 आपके सेंटेंस होने चाहिए आपके उस पैराग्राफ में, स्वमत में, या फिर 8 से 11 लाइन टोटल होना चाहिए आपका स्वमत। बच्चे बहुत बार बोलते हैं, मैम मैंने इतना बड़ा लिखा था तो भी मुझे मिस ने 1 मार्क ही दिया। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने इतना बड़ा जो लिखा था ना, उसमें आपने चीजों को बार बार रिपीट किया है, इसीलिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। 10 से 11 लाइन ही लिखो, 8 से 11 लाइन ही लिखो, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा लिखो कि पढ़ने वाला प्रभावित हो जाए। कई बार आप जब स्वमत लिखते हो तो स्वमत में आप उदाहरण भी डालते हो। बेटा आप उदाहरण डालते हो तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम्पल वगैरह डालते हैं और कुछ कुछ बच्चे हैं जो अपने मन से जितना लाइन आता है यहाँ वहां का उठाकर डाल देते हैं। थोड़ा ही लिखो, ज्यादा
पेज भर के मत लिखो, लेकिन जो लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। चलिए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि स्वमत को कैसे लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर दिया जाता है, हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैंने आपको जो स्वमत दिया वो क्या है कि हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब अगर आपने घर में किसी जानवर को पाला है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है, हमें वो निभाना चाहिए। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, को पशुओं का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। चाहे वो कोई भी पशु हो, हम कुत्ता ले सकते हैं, बैल है, बकरी है, भैंस है, घोड़ा है, कोई भी पशु की बात कर रही हूँ मैं, हमारा उसके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। उसके बिना मनुष्य की जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए पशुओं के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसे उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का पूरा ख़्याल रखना चाहिए। बेचारे वो बोल तो सकते नहीं हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को तो हमें समझना ही चाहिए। यदि आप इस तरीके से पूरा स्वमत लिखते हो, तब जाकर आपको मिलेंगे 1.5, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा गलतियाँ मत कीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 से ज़्यादा आप अगर एक पैराग्राफ में गलती कर रहे हो, तो हम आपके हाफ मार्क्स काट लेते हैं। सो इस तरीके से आपको लिखना है स्वमत। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।